Hello everyone. Today we will start the first chapter of geography, संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्स, संसाधन. तो आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे. कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊँ और हम बेहतर सीख पाएँ, समझ पाएँ. सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्स के बारे में. रिसोर्स दैट मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. अगर कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार की चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वह संसाधन है. लुक एट ऑल दीज थिंग्स एट योर होम. बुक्स, यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स. न केवल यही बल्कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे. जैसे यू फील हंग्री तो आप खाना खाएंगे, यू फील थर्स्टी तो आप पानी पिएंगे. तो वो सभी भी संसाधन के रूप में ही शामिल किए जाते हैं. यहाँ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल दिया गया है. एनसीईआरटी ने बुक्स को इतना बेहतर तरीके से डेवलप किया है, इस तरह से क्रिएट किया है इन चीज़ों को, ताकि बच्चों में एक इंटरेस्ट कवर हो सके या इंटरेस्ट पैदा हो सके. जैसा आप देखो, यहाँ पे एक बार कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट आप सीधा इस चैप्टर पे पहुँच सकते हैं. उसके बाद में ऐसी कुछ चीज़ें दे रखी हैं एनसीईआरटी ने. जैसे आप यहाँ देखेंगे, लेट्स डू, ग्लोसरीज दे रखी है, डू यू नो करके बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं. इन माई क्लास इन केंद्रीय विद्यालय जामई, उसमें मैं बच्चों को इनको टास्क के रूप में देता हूँ. जैसे इसमें दे रखा है, अगर आप यहाँ पढ़े तो एक बार यहाँ देखते हैं. लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज़ इन योर होम एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम. तो ये एक अच्छी बात होती है कि हम तुरंत फीडबैक दें. जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जब रिसोर्स के बारे में बताया गया है तो हम उनकी लिस्ट बना करके टास्क, टुडेज टास्क लिख करके और उसको नोट डाउन करें. ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसी में आगे बात कर रहे हैं, क्या हर एक चीज़ें हमारे लिए उतनी ही वैल्यूएबल है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है. जैसे घर में लाइट की आवश्यकता होती है, अंधेरा है, आपको लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसेंशियल है. जीवन जीने के लिए 3 बहुत मूल आवश्यकताएं होती है, बेसिक नीड्स होती है, दैट इज़ वाटर, फूड एंड होम. भोजन, जल और आवास, या हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान. लेकिन बेसिक चीज़ों में हम अपने ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं. वो सभी संसाधन है जो हमारी उपयोगिताओं को पूरा करें. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू सो दे हैव यूटिलिटी. इन सब का हम उपयोग करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी. यूटिलिटी दैट मीन्स उपयोगिता एंड यूजेबिलिटी दैट मीन्स प्रयोज्यता, प्रयोग करने की उसकी योग्यता, उसे प्रयोगिता कहते हैं. अगर दोनों चीज़ें या फिर एक दूसरे का ही एक पर्याय है, ये सिमिलर हैं, जो भी चीज़ इस गुण को रखती है या मेरिट्स जिनमें ये चीज़ें हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं, या यही चीज़ें उसे संसाधन बनाती हैं. अब संसाधन बनते कैसे हैं, या कोई भी वस्तु को संसाधन बनाया कैसे जाता है, या हम कह सकते हैं इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू. उसका इस्तेमाल करना उसकी कीमत बताता है या उसको मूल्य प्रदान करता है, उसकी उपयोगिता ही. और ऑल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, ये हमें पता होना चाहिए. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू उनकी होती है. देन वैल्यू मीन्स वर्थ. वर्थ का मतलब एक महत्व कह सकते हैं, कि वो एक महत्व है उनका, और ये एक आर्थिक महत्व की तरह है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. किसी रिसोर्स का एक इकोनॉमिक वैल्यू है और किसी का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. यानी इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है कि बाजार में उनको बेचा जा सकता है,
और उनसे आर्थिक रूप से हमको लाभ प्राप्त होता है। कुछ भौतिक चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे पानी। अब पानी की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्या एक जगह पे ऐसे मान के चलो कि एक शॉपकीपर है, वो एक तरफ पानी का गिलास रखता है और एक तरफ थोड़ा सा 100 ग्राम या 200 ग्राम का एक सोने का बिस्किट रखा हुआ है। अब आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो उस समय आप क्या करेंगे? पानी पिएंगे, पानी लेंगे शॉपकीपर से, या फिर सोने का बिस्किट लेंगे? ऑब्वियसली आप पानी पिएंगे। लेकिन एक महिला है जिसको शादी में जाना है और उसको अभी तुरंत शाम को 5 बजे जैसे जाना है, और वो 4:45 बजे या 4:45 पे एक दुकान पे आती है, और उस दुकान पे जहाँ सोना बेचा जाता है, आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पहुँचती है। अब वहाँ भी वही कंडीशन है कि उसको पानी रखा जाता है और एक तरफ सोने का जो आभूषण है जो वो लेना चाहती है वो रखा जाता है। तो वो क्या करेगी? उसको प्यास नहीं लग रही है। तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती है। तो एक समय के अनुसार भी जिस समय जिस चीज़ों का मूल्य होता है वो अपनी जगह एक अलग बात है, लेकिन कुछ वस्तुएं आर्थिक मूल्य रखती हैं, कुछ वस्तुएं भौतिक मूल्य रखती हैं। नेक्स्ट इसी के बारे में बात करेंगे हम आगे। जैसा कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लैंडस्केप, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, मतलब एक जितनी वैल्यू जो आर्थिक मूल्य हम किसी धातु के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक खूबसूरत मनोदृश्य है जो भौतिक दृश्य है उनका नहीं हो सकता। वो हमारे मन को प्रसन्नता देता है। इसलिए वैल्यू अपने अपने संसाधन के हिसाब से अलग होती है। कई आपने देखे होंगे कि हमें पहले मम्मी पापा से सुनने को मिलता था कि दादी नानी घरेलू नुस्खे दिया करती थी कि कोई की तबीयत ख़राब होती है तो उसको छोटे छोटे नुस्खे दिया करती थी। और आज हम देख रहे हैं कि उनका कोई कमर्शियल वैल्यू उनका कुछ भी नहीं है। उनकी जो रेमेडीज़ थी, होम रेमेडीज़, उनका कोई कमर्शियल मूल्य नहीं है। बट इफ़ देर आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। अगर वही घरेलू नुस्खे उनका पेटेंट बना लिया जाता या किसी का पेटेंट बना दिया गया हो तो वो इकोनॉमिकली और कमर्शियली वैल्यूएबल हो जाती है। अब पेटेंट यहाँ क्या है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। पेटेंट ये ग्लोसरी में दिया हुआ है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपने कोई इन्वेंट की है कोई चीज़ या कोई नुस्खा या कोई वस्तु या किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ से, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका पेटेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर हम बात करें तो आईएसआई पेटेंट देती है, स्टैंडर्ड जो हमारा एक इंडेक्स है उसमें वस्तुओं की एक वैल्यू दे रखी है कि इस वस्तु की ये वैल्यू, इस वस्तु की ये वैल्यू, और पेटेंट जारी करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनेशनल यूनियन पेटेंट जारी करती है, कोई ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल हों, तो वहाँ पे कई ऐसे संस्थान बने हुए हैं। हमें केवल इतना समझना है कि पेटेंट क्या है। किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार उन्हीं का माना जाएगा। फिर उसके ऊपर कोई इन्वेंशन नहीं होगा, किसी और का होगा तो उससे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे पेटेंट का मतलब। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी में। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो रिसोर्स हैं, जो पदार्थ हैं, उनको संसाधन में बदल सकती है। मतलब हमारे पास जो भी सब्सटेंसेज हैं, सब्सटेंस का मतलब यहाँ पदार्थ से है, तो जो भी पदार्थ हैं, समय और तकनीक, मैंने अभी कहा था समय के अनुसार वस्तुओं की चीज़ें बदल जाती है, वस्तुओं का मूल्य बदल जाता है। दूसरी बात है तकनीक। अब कैसे है रिलेटेड, चलो आज को समझते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। आप ये देख सकते हैं कि दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, और लोग स्वयं भी तो, जिसको हम एमएचआरडी मिनिस्ट्री में शामिल करते हैं। एमएचआरडी मिनिस्ट्री में एक चीज़ आपने अगर देखी हो, नोटिस की हो कभी, तो उसका नाम देखो, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव एक संसाधन है, क्योंकि लोगों के थॉट्स, उनकी नॉलेज और उनकी जो इन्वेंशंस हैं, खोज हैं, उन्हीं से तो संसाधनों का निर्माण होता है। तो सोर्स का इस्तेमाल करके रिसोर्स बनाया जाता है। तो
तो इसीलिए जब कोई सोर्स हो और उसको हम अपनी नीड्स के लिए उपयोग कर लेते हैं, सोर्स जो प्रकृति के द्वारा हमको मिलते हैं, उनका जब हम अपने नीड्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वही हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी में, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, इस चीज़ पे थोड़ा आप फोकस करें। जब पहली बार खाना पकाने की पद्धति आई तो कैसे आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद कई अन्य प्रक्रियाओं का भी चलन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। पहिए के आविष्कार से परिवहन में नई नई विधियों का, नए नए विधाओं का आविष्कार किया गया और उसी से आगे बढ़ के जल विद्युत, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वहाँ से जल विद्युत का भी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लग गई। तो ये सब चीज़ों ने बहुत महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्केच के माध्यम से एक चीज़ बताई गई है। माँ कह रही है ए वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम ए रिसोर्स टू, कि तुम भी एक तुम भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हो। तो बच्ची कह रही है कि यस आई एम ए रिसोर्स टू, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। यस। नेक्स्ट इसमें बात करें हम टाइप ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स में देखो एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं मेजरली। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो देयर आर 3 टाइप्स मेजरली। फर्स्ट इज नेचुरल, एंड सेकंड इज दैट ह्यूमन मेड, और थर्ड खुद ह्यूमन। तो तीनों ये टाइप हो गए संसाधनों के प्रकार। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। पहला नेचुरल है, दूसरा ह्यूमन मेड है और थर्ड खुद ह्यूमन है। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो भी प्रकृति से हमको संसाधन प्राप्त होते हैं और उनके ज़्यादा संशोधन के बिना भी, यानी हम उनका कोई संशोधन नहीं करते हैं, सीधा उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वाटर हो सकता है कि हम सीधे नदियों से और लेक से पानी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और सोइल्स आप देख सकते हैं, सोइल्स हो सकती हैं, मिट्टियाँ हो सकती हैं जो हम सीधे लेते हैं। उसके अलावा मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मिनरल ये सीधे हम नेचुरल से वहाँ से ले लेते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात रिसोर्सेज की करते हैं, और जिसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो ये बात आप समझें कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे और किन किन रिसोर्स को हम नेचुरल में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसी में, कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों में हमारे साथ होता है, इन सम फ्यू कंडीशंस, हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का सबसे बढ़िया प्रयोग करने के लिए या उनका अच्छा उपयोग करने के लिए हमें कुछ और प्रौद्योगिकी की या और तकनीक की भी आवश्यकता होती है या औजारों की आवश्यकता होती है। अब प्राकृतिक संसाधन को भी आगे डिवाइड किया गया है, आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब जिनको रिन्यू किया जा सकते, जैसे जिनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। अब बार बार प्राप्त करने वाले आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, जल्दी से जिनको हम पुनः वापस उनके उसी फॉर्म में प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पढ़ के और आप समझने की कोशिश करें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। दोनों चीज़ें हैं, एक तो नवीकृत और पुनः पूरित। नवीकृत मतलब नया कर दिया जाए, पुनः पूरित अर्थात उसे पुनः उसी फॉर्म में पूरा कर दिया जाए। अब कुछ तो इसमें लिमिटेड है, आप जानते हैं ये चीज़, और उन पर सॉरी मैंने गलत बोला, इसमें मैं कहूँगा कि कुछ इनमें से कुछ है ना अनलिमिटेड हैं, कुछ लिमिटेड हैं लेकिन कुछ अनलिमिटेड हैं जिन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जो सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम से हम जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम जितना उसका इस्तेमाल कर सके वो हमारे लिए असीमित है। दूसरा पवन ऊर्जा, वायु जब तक जीवन संभव है तब तक, जब तक वायु है, पवन है तब तक हम पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
कुछ संसाधन ऐसे हैं, अब आप कहेंगे कि आप तो असीमित की बात कर रहे हैं, नवीनीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी गलतियां और हमारी लापरवाही की वजह से कुछ संसाधन कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे पानी, पानी जैसे नदियों का पानी आ रहा है न, वहाँ नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम उसे गंदा कर रहे हैं, है ना। फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है, अपशिष्ट निकलते हैं, ठीक है। तो जो वल्नरेबल थिंग्स होती है उनकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। दूसरा जैसे मिट्टी, हम मिट्टी में अगर उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम क्रॉप्स को प्रोडक्ट करते हैं और बार बार हम उसी एक ही जगह पे करते जाएं और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, है ना, सिंचाई का इस्तेमाल ना करें, इरिगेशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं हो, तो फिर लास्ट में क्या होगा, उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाएगी। रिसोर्स है, लेकिन उसका हमारी गलती की वजह से या मानवीय क्रियाओं पर उस पर प्रभाव पड़ा और उसके गुणों में या प्रोडक्टिविटी में उसका असर हुआ, ठीक है। इसी के अलावा एक चीज़ और देखेंगे, वनों को बार बार काटा जा रहा है, तो ये वन भी तो संसाधन है ना भाई, लेकिन जब उनका हम बेतहाशा इस्तेमाल करें और न केवल उद्योगों के साथ ही बल्कि अपने दैनिक नीड के लिए भी और साथ में व्यापार के लिए भी, तो ये सब जब काम हम सब करने लगते हैं तो फिर पानी की कमी होती है, प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी होगी, वनों की कमी होगी और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। तो नवीनीकरण संसाधनों के साथ ये मेरिट और डिमेरिट्स हैं जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, प्राकृतिकी है, लिमिटेड स्टॉक है और जिनको हम बार बार रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं या उनको रिप्लेनिश्ड भी जल्दी से नहीं किया जा सकता है और उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं और ये ज़्यादा अवधि, मतलब ऐसा कहें कि मानव जीवन की अवधि से भी ये बहुत अधिक हो सकता है फिर, तो जो हमारी उपयोगिता के लिए काम नहीं आ सके, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हज़ारों सालों तक जब पेड़ पौधे और जो जीवाश्म हैं, फॉसिल्स जो हैं, वो जब जमा हो जाते हैं अंडरग्राउंड, काफ़ी सालों बाद उनके ऊपर परतें हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, तब जाके कोयले का निर्माण होता है, पेट्रोलियम का और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखें, कोयला, पेट्रोलियम और ये इनका जो बेसिक सोर्स है ना वो जीवाश्म है, फॉसिल्स हैं, उनमें फॉसिल्स होते हैं, उन्हीं से हम पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस प्राप्त करते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है जो सबसे यहाँ लास्ट में दे रखी है, इस पर आप फोकस करना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल, यहाँ पढ़ना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। यानी इसका मतलब है कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है और ये फिजिकल फैक्टर है। जैसे फर्स्ट हमने कहा भूभाग, या आप कहें तो इसको टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। टेरेन, क्लाइमेट जलवायु, एंड अल्टीट्यूड ऊंचाई, तो इनके ऊपर भी ये चीज़ निर्भर होती है। और पृथ्वी पर इन जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, उनमें विभिन्नता होने के कारण इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, फिर असमान होता है कि कहाँ का भूभाग कैसा है, जलवायु कैसी है ना, ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो इससे आप समझ सकते हैं अच्छे से कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका, ये दोनों की बात हो रही है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, दोनों का उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी क्या है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। हम जो चीज़ें बनाते हैं और जो काम करते हैं उसमें हम आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके नवीन से नवीन यानी नवीनतम ज्ञान का उपयोग करना ही प्रौद्योगिकी है, और वो भी स्किल से करना, ठीक है, कुशलता से करना। नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी करने के लिए है, आप कर सकते हैं इसको। सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्माज लिस्ट दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। अब अम्मा के नुस्खों में या अम्मा की इन चीज़ों में उन्होंने एक लिस्ट बनाई है अम्मा ने, और आपको ये देखना है इस लिस्ट में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका कोई वाणिज्यिक या इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। जैसे कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र,
आयरन और लोयस्क, इंटेलिजेंस बुद्धि, मेडिसिनल प्लांट्स यानी जो औषधि पौधे होते हैं, मेडिकल नॉलेज चिकित्सकीय ज्ञान, कोल डिपॉजिट्स कोल भंडार या कोयला के निक्षेप, ब्यूटीफुल सीनरी मनोरम दृश्य जो होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड जो कृषि योग्य भूमि होती है, जो कृषि की भूमि होती है, क्लीन एनवायरनमेंट शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत ओल्ड फोक सॉन्ग, ठीक है। तो ये सभी लिस्ट हैं, आप इनको देखेंगे, जब एक एक लिस्ट देखेंगे तो आप इसका एक लिस्ट बनाएं और कि कौन कौन से इनमें वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा लगेगा जब ये आप एक्टिविटी करेंगे तो। नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स पे। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं? देखो, नेचुरल जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब रिसोर्स कब बनते हैं? जब उनके ओरिजिनल फॉर्म में से हम उसको चेंज कर दिया जाए, मानव के द्वारा चेंज हो जाए। जैसे आयरन ओर है, नेचुरल है, मिनरल्स नेचुरल प्राप्त होते हैं, लेकिन जब हम उनका आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स, केवल रिसोर्स नहीं है, अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक कि उसकी खुदाई करके या खनन करके और उसे प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, तब तक वो लोयस्क नहीं बनता है। फिर उसका निर्माण, उसका हम उपयोग कई बार जैसे वाहनों के लिए करते हैं, है ना, सड़कों के लिए करते हैं, पुल निर्माण में करते हैं, मशीनें और औजार बनाने में करते हैं। फिर हम उनको ह्यूमन मेड आयरन ओर को जब अपने लिए इस्तेमाल करना सीख लिया, अब आयरन और लोहा नहीं है, ध्यान रखिए, उसमें से लोहा निकाला जाता है। आयरन और में और भी कई मेटल्स और बहुत सारे चीज़ें उसमें शामिल होती है ना। यहाँ देखें, शब्दावली में सबसे पहले एक ग्लोसरी बताई गई है, इससे आगे फिर बढ़ेंगे। स्टॉक ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स का स्टॉक किसे कहेंगे, यानी संसाधन का भंडार किसे कहेंगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़, ये वो मात्रा जो संसाधनों की हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ भी है जो करने के लिए है। थिंक ऑफ ए फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक में गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज़। जैसा ऊपर आपने पढ़ा है, आपको क्या करना है, सोचना है कुछ रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और मेंशन करना है कि ये बताना है कि कैसे उनका स्टॉक हमारे यूज की वजह से या हमारे प्रयोग की वजह से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ये भी आप टास्क में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, लेट्स डू मेक ए लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जैसा मैंने बताया ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है और उसमें 5 कम से कम 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की लिस्ट बना करके, नाम लिख करके, और अपने चारों ओर देखना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स के लिए है, उनको आप लिस्ट में नोट डाउन करें। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात यहाँ आई तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खुद आप ह्यूमन को ही जब रिसोर्स कहा गया है, देखो यहाँ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे, एक बार ये कॉलम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। नोडिंग का मतलब होता है गर्दन को हिलाना। अब देखो इसने क्या कहा है, मोना ने समझाया है एक बच्चे को, उसका नाम है राजू, जो हम पढ़ रहे थे। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा, और राजू ने हाँ में सिर हिलाया, यानी स्वीकृति दी अपनी। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है। ये है ह्यूमन रिसोर्स जो आप सामने यहाँ देख रहे हैं। पहले इस स्केच को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप पढ़ करके इसका मनन करें, सोचें, चिंतन करें, ठीक है। क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन? दैट्स इट, इट्स ऑल टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। यानी देखो, पहले वाला पढ़ेंगे अब दोबारा से, इसको अच्छे से समझना। सूखे के कारण फसलों का विनाश, है ना, क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट। क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? दैट्स इट, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये कुछ चीज़ें हैं जो देख करके और इसके दिमाग में ख्याल आता है, फिर ये सोचती है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव है। यह संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। यानी अब आप देख सकते हैं, उसने कोई प्रॉब्लम देखी और
इस प्रॉब्लम को देख के इसने सोचा और सोचने के बाद में उन्होंने समाधान निकाला। यानी आप ये चीज़ नोट करें, ह्यूमन एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, बिकॉज जिस सोर्स को उसने देखा उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो उसने उसको उसको सोल्ड आउट किया, तो इसलिए अपने आप क्या बन गया, वो रिसोर्स बन गया। इसलिए ह्यूमन को भी क्या कहा गया है, रिसोर्स, क्योंकि वह भी तो काम कर रहा है औरों की उपयोगिता के लिए, इंसान भी तो काम कर रहे हैं, इसलिए उसे हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे हम देखें नीचे, रीड एंड पॉन्डर, मतलब पढ़े, और पॉन्डर का मतलब होता है मनन करना या चिंतन करना। ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं मनुष्य, जैसे किसान फसल पैदा करते हैं और हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं, अन्न उपजाते हैं। साइंटिस्ट जो होंगे वो हमें बहुत तरीक़ों से वरियास प्रॉब्लम्स के बारे में, वरियास उनके सॉल्यूशन के लिए, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ समस्याओं पर अपने उपाय खोजते रहते हैं। तो देखो, किसान ने अन्न उपजाया और हो सकता भाई वैज्ञानिक भी तो उसका इस्तेमाल करेगा ना, तो वैज्ञानिक ने क्या किया, उसका इस्तेमाल किया अपने भोजन के लिए। अब वैज्ञानिक ने कृषि से जुड़ी समस्याओं का और उनके अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय खोजे, तो अपने आप में इंटरडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर निर्भर हो गए। इसलिए मानव एक संसाधन है, और मानव संसाधन से सीधा मतलब लोगों की संख्या से है, उनकी योग्यता से है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, यानी क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। दो देर आर डिफरिंग व्यूज regarding treatment of humans as a resource. One cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. यानी मानव संसाधन से तात्पर्य हम ये कह सकते हैं लोगों की संख्या और योग्यता, यानी उनकी जो मानसिक योग्यता है, जो शारीरिक योग्यता है, उससे है। यद्यपि हम ये मानते हैं कि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो मानव संसाधन नहीं है, कुछ लोग मानते हैं नहीं मानव संसाधन है, लेकिन हम मानव को संसाधन ही मान रहे हैं यहाँ पे। और इतना होते हुए भी इस बात से क्या हम इनकार कर सकते हैं कि मानव की जो स्किल्स हैं और जो उसकी नॉलेज है, क्या वो रिसोर्सेज को वैल्यूएबल नहीं बनाती है क्या? अगर वैल्यूएबल बनाने में वो हेल्प करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स ही कहेंगे। इसलिए ये एक सोचने वाली बात है, इसलिए यहाँ डू यू नो के साथ क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या आपको पता है इस चीज़ के बारे में। अब चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में हम थोड़ी सी बात इस पे और करेंगे, यहाँ से आगे चलते हुए, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर ए स्पेशल रिसोर्स। अब आपने देखा कि तकनीक और टाइम के अकॉर्डिंग ही ज्ञान कौशल ने भी उसको एक रिसोर्स बना दिया है। तो कैसे वो रिसोर्स बना है, और आज प्रौद्योगिकी जब उपलब्ध हो तो उसी के द्वारा ये सब चीज़ें की जाती हैं। इसलिए मनुष्य भी एक अपने आप में क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, लोग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल a valuable resource. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources known as human resource development. यानी ज़्यादा संसाधनों के निर्माण में काबिल होने के लिए या योग्य होने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने संसाधनों में, अपने संसाधनों को और वैल्यूएबल बनाने के लिए अपने आप में सुधार किया, अपनी स्किल्स में सुधार किया, नॉलेज गेन की, तो उसको हम मानव संसाधन विकास कहते हैं। जब मानव संसाधनों के विकास करने के लिए या संसाधनों के निर्माण के लिए अपने आप को समर्थ बनाना चाहे तो अपनी स्किल और नॉलेज को डेवलप करता है। इसी को मानव संसाधन विकास या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अब बात आती है संसाधन संरक्षण की। संसाधन संरक्षण से पहले आप ये देखें, जो लड़की है मोना, उसने क्या है, रात को नाइटमेयर यानी एक बुरा सपना देखा, और बुरे सपने में उसने क्या देखा ये आप यहाँ देख सकते हैं। उसने रिसोर्स को ख़त्म हुए देखा। जब रिसोर्स को ख़त्म हुए देखा तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए और वह आप डिस्कस कर रही है, तो उसके ऊपर बात करें। मोना हैड ए नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, पूरा पानी सूख गया है ज़मीन पे, एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, सारे पेड़ काट दिए गए हैं या कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू
ट्रीज, नथिंग टू ईट और ड्रिंक, न छाया है, न पानी है, न खाने के लिए कुछ है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सीड। लोग बेतहाशा इधर उधर भाग रहे हैं, किसके लिए? फूड के लिए या फिर पानी के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पे। उस सपने का क्या मतलब है और ये क्या कहना चाह रही है कि अपनी अम्मा से कहती है, मम्मी से, कैन दिस रियली हैपन, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अम्मा ने कहा यस, क्यों नहीं हो सकता। जब हम लोग ध्यान नहीं देंगे, रिसोर्सेज का हम बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूएबल चीज़ों को, रिन्यूएबल चीज़ों को, ठीक है हम केयरफुली रखें। अनलिमिटेड, ऐसा कहते हैं कि हमारे पास जो अनलिमिटेड सोर्सेज हैं उसी का ध्यान नहीं, बल्कि हमें जो लिमिटेड सोर्स है उनका भी, दोनों का हमें बराबर ध्यान रखना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, उस पर फोकस कर पाएंगे। तो मेरी बात शायद आप समझे होंगे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अब आगे चल के। अगर हम इस रिसोर्सेज को, ये सब नहीं हो पाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत कुछ करने की बातें हैं जो हम कर सकते हैं। अब देखिए, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। रिजर्व कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दो बड़ी चीज़ें हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिर यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल करने के इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि वो हमारे भविष्य के लिए, जब हम उसका यूज कर पाएँ, तो इसे हम संसाधन संरक्षण कहेंगे। ठीक है, यानी आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी ये चीज़ें हमारे लिए काम आ सके। ठीक है ना। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसी के साथ है, हम कंजर्व कर रहे हैं लेकिन यूज कर रहे हैं ना। अब यूज कर रहे हैं तो उतना ही यूज करें जितनी हमारी ज़रूरतें हों, और इसका भी ध्यान रखें कि भविष्य के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीज़ें हमारे लिए काम आ सके। इसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। संसाधनों के संरक्षण बहुत तरीक़ों से होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने क्या है, उपभोग को कम करके और वस्तुओं का जो रिसाइकल होता है ना, और जो रिड्यूसिंग होता है, कंजप्शन है, उसको करके और फिर रिसाइकल और रीयूजिंग के लिए उन चीज़ों को रख सकता है। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं, अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल ओवर लिव्स आर लिंक्ड। और ये चीज़ भी है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी है तो थोड़ा सा विभिन्नता भी बनाती है अपने बीच में, है ना, डिफरेंस भी पैदा करती है। दैट इमिटिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक्स। देखो कितनी अच्छी बात बताई है। उसी शाम को क्या हुआ, बच्चों ने, उनके पुराने मित्र जो थे, उन्होंने क्या किया, पुराने जो समाचार पत्र थे जो बेकार हो चुके थे, कपड़े, उनको, और बांस की जो डंडियाँ होती हैं उनको लिफाफों से, और ख़रीदारी करने के लिए उन्होंने थैले बनाए। अब देखो, मोना ने कहा कि क्या हम इन वस्तुओं में से ही कुछ वस्तुएं उन परिवारों को दे सकते हैं क्या भाई, जिनको हम जानते हैं तो उनको हम दे सकते हैं। मोना ने कहा ये। अब मुस्तफ़ा कहता है, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज। अपने संसाधनों को बचाना है, ठीक है, और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना है, ये बहुत अच्छा काम है जो हम कर सकते हैं टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। वेरी गुड। देन आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। जैसी ने कहा कि मैं बहुत अब ध्यान देने वाली हूँ कि पेपर का वेस्ट नहीं करना है मुझे। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, क्योंकि एक पेपर को बनने में बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। इसीलिए बच्चों, इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि बेकार में हम किसी पेपर को बेकार ना करें। जितना उसकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से, और कम से कम हम कोशिश करें कि हम जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम जो नोटबुक बनाते हैं, नोटबुक में
बीच में हम कई जगह छोड़ देते हैं या फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, नया पेज से स्टार्ट करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। कोशिश ये करें कि उस बचे हुए भाग को भी हम पूरा काम में लें। नोटबुक कंप्लीट फिल नहीं हुई है और हमने चेंज कर दी, एक आध पेज भी बचे हैं तो हमने उसको चेंज कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये हमारी समझदारी है। जैसा कि आपने इस चैप्टर में देखा, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी यही है, जो आपने पढ़ा उसको आप अपने व्यवहार में अपनाएं। यही शिक्षा है, यही एजुकेशन है। एजुकेशन केवल एक टर्म नहीं है कि केवल ज्ञान देना। एजुकेशन के साथ दूसरी चीज़ भी जमी है, लर्निंग, सीखना। और सीखना व्यवहार से रिलेटेड है। आपने पढ़ करके किसी चीज़ को अपने बिहेवियर में अडॉप्ट किया, गेन किया और उसके अकॉर्डिंग आपने व्यवहार किया, ये है असली एजुकेशन, राइट एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी में मैनिटरी आई विल सी दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। और मैं ये देखूंगा, मुस्तफ़ा ने कहा मैं ये भी देखूंगा कि आगे जब मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कॉल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर से और कॉल से आती है। जैसा हमने पढ़ा था, वाटर और कॉल ऐसे आइटम हैं जो हमारे उपयोग की वजह से कम हो सकते हैं या हमारे उपयोग के लिए हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने देखो कितना अच्छा कन्वर्जेशन बीच में हुआ है इनके। अब देखो यहाँ पे ग्लोसरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने बात कर ली, फिर भी हम पढ़ते हैं इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर। अब देखो, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है ना, तो दो चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना, इसके साथ जोड़ के चलना। देखो, सबसे पहले है हमारे पास रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पे है अपने पास रिसोर्स, ये रिसोर्स। अब रिसोर्स का इस्तेमाल एक तो हम अपने प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम अपने फ्यूचर के लिए या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। अब देखो, प्रेजेंट टाइम में भी फिर दो चीज़ें हो जाएंगी, आप इनको समझने की कोशिश करें। प्रेजेंट में एक तो हम अपना बेसिक नीड पूरी करें, जो हमारे लिए एसेंशियल हो, ज़रूरी हो, कंपलसरी हो। दूसरा, हम उसका वेस्ट ना करें। ये होगी बात, समझ में आ रही होगी शायद। प्रेजेंट टाइम में हम दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, नीड करेंगे, जो यूज़ करेंगे, जो हमारे लिए जो हमारी नीड होगी। दूसरा, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ बस आप इतना ही करें। जब इतना ही आप कर लेंगे तो आप प्रेजेंट की जो वैल्यूज़ है रिसोर्सेज की, उसको पूरी करते हैं, ठीक है। सेकंड, हम बात करते हैं फ्यूचर की। अब देखो, फ्यूचर की जब बात होती है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, काम प्रेजेंट टाइम में ही करना है। और वो कैसे कर सकते हैं कि प्रेजेंट में आप जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन रिसोर्स को कंजर्व करें। जब आप इनको कंजर्व करेंगे तो ये सेफ रहेंगी। जब कंजर्वेशन होगा तो ये आगे फ्यूचर में काम आ सकेंगी। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आगे, कुछ और पॉइंट्स बचे हैं। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। आशा ने कहा कि मैं इस बात को निश्चित करूंगी कि पानी का बेतहाशा इस्तेमाल नहीं हो मेरे घर में, ठीक है। एवरी डे ऑफ वाटर इज प्रीसियस, क्योंकि प्रत्येक पानी की बूंद बहुत कीमती है, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। अब देखो, उन्होंने, बच्चों ने कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे कि आज हम सभी मिल करके, इन्होंने अब सब मिल करके डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बेकार हो रही है या जिनका बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। और एक कदम से ही मंजिल की शुरुआत होती है, यात्रा की शुरुआत होती है। मंजिल तक जाने के लिए अचानक से मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता है, एक एक कदम उठाया जाता है, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. ये वो सब चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके मित्रों ने की। What about you? अब मैं आपसे बात कर रहे हैं कि अब आप अपने बारे में ज़रूर बताइए, और क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि क्या आप संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे? क्या आप पानी के इस्तेमाल में, इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल में, और जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनके यूज़ में
क्या आप इन बातों का ध्यान रखेंगे? अब इसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। यहाँ पे अब बात कर चुके हैं, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ों पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानिट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। यानी हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो निवास करने वाले लोग हैं, उनका जो फ्यूचर है वो पेड़ पौधों पर, और यहाँ एक सिस्टम की बात हुई है, सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एंड नेचर प्रोवाइड्स, उनकी बात हुई है। जो प्रकृति से हमको चीज़ें प्राप्त होती है उनकी सुरक्षा और पारितंत्र की सुरक्षा और उनके संरक्षण पर निर्भर करता है या उन्हीं से जुड़ा हुआ है, अगर हम अपने भविष्य को देखते हैं तो इनमें हमें मेंटेन करने की योग्यता, एबिलिटी टू मेंटेन करने की योग्यता आनी चाहिए, एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड, और जो प्रकृति हमको लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन उपयोग के लिए जो पारितंत्र है, जिसको हम पारितंत्र बोलते हैं, उसका संरक्षण और संसाधन कर सकें हम, संरक्षण एवं सुरक्षा कर सकें। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, अब हमारी ड्यूटी क्या है, नोट करिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग सतत पोषणीय है, यानी वो भविष्य में भी काम आ सकते हैं, इसलिए हम उनका बेहतर इस्तेमाल करें और सीमित जितनी अपनी आवश्यकता है केवल उतना ही उसका इस्तेमाल करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, यानी पृथ्वी पर जो जीवन की विविधताएं हैं उनको भी संरक्षित की जाए। जीवन की विविधता, बायोडाइवर्सिटी मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, उनको ख़त्म ना होने दे। अरे इस चीज़ को सोचना आप कि चिड़िया की चहचहाहट भूल चुके हैं लोग, मोर का नाचना, बहुत लोग तो कई साल हो गए उनको अपने घर के आसपास मोर के नाच डांस को देखे हुए। बतखों का पानी में डोलना, तैरना भूल चुके हैं हम। उन जीव जंतुओं का, उन पेड़ पौधों का, कई पेड़ पौधे आज हमारे आसपास दिखाई नहीं देते हैं। कितने प्रकार की घास हुआ करती थी, कितने प्रकार के छोटे छोटे पौधे हुआ करते थे जो आज गायब हो गए हैं। कहाँ से? हमारी वजह से, क्योंकि हम ही ने क्या किया, नेचर को ऐसा बना दिया कि वो सरवाइव नहीं कर पाए। और धीरे धीरे ये रिकॉर्ड है, आप जब देखें बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि कितने परसेंट, कितनी मात्रा में ऐसे पौधे और जीव जंतु खत्म हो चुके हैं, कई तो विलुप्त हो चुके हैं। क्या गिद्ध दिखाई देते हैं आपको? नहीं दिखाई देते ना। क्रेन दिखाई देती है? सारस नहीं दिखाई देती है। बहुत सालों में कोई एक बार जब साइबेरियन क्रेन आती है ना, आजकल तो ये कहा जा रहा है कि रूस से, साइबेरिया से क्रेन आती है राजस्थान के कुछ हिस्सों में, है ना, इधर गर्मी के जो इलाके वाले हैं, गुजरात के कुछ हिस्सों में, ऐसे ऐसे बहुत से दूर दूर से हजारों लाखों किलोमीटर से अपनी यात्रा करते हुए यहाँ तक आते हैं। क्योंकि यहाँ पहले क्या था, हम चीज़ों को अच्छे से बेटर तरीके से देख रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो धीरे धीरे वो भी कम हो रहे हैं। द डैमेज टू एन नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम मिनिमाइज्ड, यानी हमें क्या करना है, जो हमारा एनवायरनमेंट सिस्टम है उसका हम, उसकी जो हानि है उसको हम कम से कम करें, ठीक है। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है तो यहाँ पे कुछ इसके प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ठीक है ना, इन पे आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले इसमें रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो सभी रूप हैं, सभी प्रकार हैं, उनका हमें आदर करना है और देखभाल करनी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें और सुधार लाना है, हम अच्छे से रहें, बेहतर तरीके से अपने जीवन का यापन करें। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी का मतलब जीवन की जो शक्ति है उसका, और डाइवर्सिटी का, इसको हम संरक्षित करें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लेशन दैट मीन्स जो उनका ह्रास हो रहा है, जो उनका नुकसान हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, उनको हम कम से कम करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हम जो हमारा व्यवहार है और हमारा जो अभ्यास है पर्यावरण के प्रति, उसमें भी हम थोड़ा सा बदलाव लेके आए।
नेक्स्ट इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। अपने जो समुदाय हैं, समाज है, उनको भी हम इतना योग्य बनाएं कि वो इनकी देखभाल कर सके। ठीक है, तो ये आज हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, रिसोर्सेज की, इन सब की बात की है इस चैप्टर में। अब ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपको करनी है ना। और मुझे ये पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है मेरा कि आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे और इन चीज़ों पर भी आप फोकस करेंगे। शायद आप एक एक पॉइंट को समझे होंगे और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अपने आप में ही विशेष हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं जिन पे आप समझ सकते हैं कि एक रिसोर्स के लिए कितनी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अपनी बात करी है। और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी मैं कोशिश करूँगा कि समय कम लूँ और एक्सप्लेन करने के लिए बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप अच्छे से समझें। ओके, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।